गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम दिवी सिंह है। आप सभी का स्वागत भटनी राइस में है, राइट। हम जो है ये एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिजिकल सिस्टम। क्योंकि ये फिजिकल सिस्टम से पहले मैं आपको ये बता दूं, हमारा भटनी राइस का ऐप है। इसमें से आपको कंप्लीट वीडियो मिलेगा, सारा यानी टेस्ट मिलेंगे, और उसके साथ साथ आपको जो है इसका पूरा कंटेंट, ठीक है, आपको प्राप्त हो जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम फिजिकल सिस्टम पढ़ रहे हैं। देखो, फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, तो चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, राजकोषीय व्यवस्था से पहले मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, और मैं हमेशा इस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आपको जब तक इकोनॉमिक सर्वे और बजट तब तक समझ नहीं आएगा जब तक आपको फिजिकल सिस्टम समझ नहीं आएगा। क्योंकि फिजिकल सिस्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बजट को समझने के लिए और इकोनॉमिक सर्वे को समझ के लिए। आप बेशक डेटा को रट सकते हो लेकिन समझ नहीं सकते हो। और मैं इसी वजह से कभी भी, जैसे ही मान लो आज बजट आया, तो मैं कभी भी नहीं शुरू करता कि मैं बजट से क्या करूं कि आज बजट आया और शाम में बिना समझे और चालू हो जाऊं। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बनाता है, और इन्फॉर्मेशन से बहुत कम ही क्वेश्चन आते हैं। खैर, राजकोषीय व्यवस्था फिजिकल सिस्टम के अंतर्गत आपको देखना है। राजकोषीय व्यवस्था सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय से संबंधित होती है। तो फिजिकल पॉलिसी जो है ये, यानी राजकोषीय व्यवस्था जो फिजिकल सिस्टम है, सरकार का जो कुल प्राप्ति होता है और कुल व्यय, इससे संबंधित होती है। सरकार के आय को बढ़ाने के लिए, आय को इंक्रीज करने के लिए और व्यय को प्रबंधित करने के लिए जिन नीतियां जारी करी जाती हैं, जिन नीतियों का प्रयोग होता है, उन नीतियों को ही राजकोषीय नीति कहते हैं। और राजकोषीय नीति जो है वो वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। इसकी भाई वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। इससे पहले मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया था जिसका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या बताया था कि भाई जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो आरबीआई के अंतर्गत एक जो समिति है वो जारी करती है, अब ठीक है। और उसमें से जो वो समिति है उसमें से 6 सदस्य होते हैं, 3 सरकार की तरफ से होते हैं और 3 जो हैं वो प्रॉपरली आरबीआई की तरफ से होते हैं। अगर मामला टाई अप हो जाता है तो जिधर बोर्ड आरबीआई के गवर्नर करते हैं वही मतलब वही कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो भारतीय किसी भी देश में आय और व्यय के पूरे लेखांकन का पूरा लेखा जोखा संसद में बजट के तौर पे प्रस्तुत किया जाता है। और जैसे कि वर्तमान में अगर हम बात करें बजट में, तो अनुमानित जो आंकड़े दर्शाए जाते हैं, पिछले वर्ष का जो है वास्तविक एक्चुअल डेटा दर्शाया जाता है, और वर्तमान वर्ष में जो संशोधित जो डेटा, सॉरी, आगामी वर्ष जो है, यानी आगामी वर्ष में, तो आप देखोगे वित्तीय वर्ष के आय और व्यय का अनुमानित लेखांकन क्या है, अनुमानित लेखांकन दर्शाया जाता है। आप ऐसे कह सकते हो इसमें से कि अगर आपको बजट, जैसे कि अगर हम बजट की बात करें तो बजट में संपूर्ण लेखा जोखा होता है। इसमें से 3 चीजें दर्शाई जाती हैं बजट के अंतर्गत। जैसे मैंने बताया कि अनुमानित जो डेटा है, आगामी वर्ष का अनुमानित डेटा, अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ यानी एस्टिमेटेड जो होता है, इसके साथ पिछले वर्ष का एक्चुअल वास्तविक डेटा, वास्तविक आंकड़े, पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़े, और साथ में वर्तमान वर्ष जो वर्तमान ईयर है इसका रिवाइज्ड संशोधित आंकड़ा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये सारी चीजें बजट के अंतर्गत ये प्रस्तुत करी जाती हैं। अभी भारत में बजट को औपचारिक तौर से वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। हमारे संविधान में बजट का कहीं उल्लेख नहीं है, हमारे संविधान में बजट का कहीं भी उल्लेख नहीं है। बजट का जो निर्माण है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक कार्य विभाग इसका निर्माण करती है। एक्चुअल में वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग होते हैं। इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, 5 विभाग कौन कौन। खाली पेज चाहिए था, कोई बात नहीं है, मैं इसमें से आपको 5 विभाग थोड़ा सा बता देता हूँ। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, जहाँ पे जगह मिलती है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत 5, एक राजस्व विभाग होता है, 5 विभाग होते हैं, ठीक है, जो वित्त मंत्रालय के अंदर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। दूसरा व्यय विभाग, जो तीसरा है वित्तीय विभाग, चौथा है आर्थिक आर्थिक कार्य विभाग, और आपका जो 5वां है विनिवेश विभाग, अब दीपम कहा जाने लगा है, दीपम।
ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जो आर्थिक कार्य विभाग है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बजट को यही क्या करता है भाई, बजट को मतलब यही निर्माण करता है इसका, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखो कि जो बजट है तो बजट में 3 कोष होते हैं, 3 फंड। बजट में क्या क्या 3 कोष, थोड़ा बजट को मैं जब डिटेल में समझाऊंगा तो वहां तो मैं सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कस करूंगा। ये इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि इस वाली जो चैप्टर को फिजिकल सिस्टम को तो उसे समझ सको। बजट इसमें 3 कोष होते हैं। एक होता है, आप एक कोष को बखूबी जानते होंगे, खूब सुना होगा, संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि, ठीक है। दूसरा जो है ये है लेखा, यानी लेखा लोक लेखा खाता, लोक लेखा खाता, पब्लिक अकाउंट। और तीसरा है आकस्मिक कोष, कंटिजेंसी फंड, आकस्मिक आकस्मिक कोष। आपको मैं ये बता दूं कि जो संचित आप कंसोलिडेटेड फंड देख रहे हो, जब तक आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हो जब तक कि संसद इसको क्या ना कर दे, पारित ना कर दे। संसद के बिना मर्जी के आप इससे पैसा नहीं निकाल सकते हो। इसमें से क्या चीजें आती हैं, जो भी टैक्स से संबंधित सारी चीजें हैं, कर से संबंधित, वो सारा सब कुछ है एक्चुअल में संचित जो है, संचित निधि में, कंसोलिडेटेड फंड में आता है। वहीं जो लोक लेखा है, इसमें से जो है लघु विकास जो योजनाएं हैं तो उसका पैसा इसमें आता है। ये जो आकस्मिक निधि है और इसका पैसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वहीं तीसरा है जो आकस्मिक कंटिजेंसी फंड है, इसमें से 500 करोड़, 500 करोड़ कोई आकस्मिक समस्या की वजह से अगर कोई राष्ट्रपति स्वीकृति दे तो पैसा यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपने ये जान लिया। अब देखो मैंने एक चीज बताया कि भाई जो आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत एक उप विभाग है जिसको बजट प्रभाग कहते हैं, वही निर्माण करता है बजट का। क्या करता है? वही प्रॉपर बजट का निर्माण करता है, ठीक है। अब आगे यहां से देखो, यहां से देखना शुरू करो। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि भाई इसका जो उल्लेख है कहीं भी संविधान में हमारे बजट नाम से नहीं है, ठीक है। बजट एक्चुअल में बजट क्यों कहा गया, मैं जब बजट समझाऊंगा वहां बताऊंगा। वार्षिक वित्तीय विवरण जो आर्टिकल 110 110 में, ठीक है। इसके साथ साथ आप देखोगे कि भारत में बजट जो है संसद में राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत होता है, ठीक है। और संसद में जो है बजट का पारित हो जाना मतलब केंद्र सरकार को संचित निधि से धन निकासी का अधिकार मिल जाता है अगर बजट पारित हो जाता है। तो मतलब कंसोलिडेटेड फंड से जब तक पैसा नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि क्या होता है, आप देखोगे कि जब तक पारित ना हो। और इसी वजह से आपने बोट एंड अकाउंट लेखानुदान सुना होगा। लेखानुदान, लेखानुदान का एक्चुअल में क्या रोल था? देखो पहले क्या होता था, जो बजट है वो फरवरी के अंतिम वीक में ये लाया जाता था। और अब जो है मतलब ये 2018 में 3 मेजर चेंजेज हुए हैं बजट में। मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं। एक तो ये कि इसकी प्रस्तुति की जो डेट है वो 1 माह पहले कर दी गई है। इसकी जो प्रस्तुति की डेट है वो 1 माह पहले कर दी गई है बजट की। दूसरी बात इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रेल बजट है और ये जो सामान्य बजट है, तो रेल बजट को सामान्य बजट के साथ विलय कर दिया गया है। तीसरा क्या था कि योजनागत और गैर योजनागत जो एक्सपेंडिचर थे उनको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। क्यों? जो योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इस योजनागत व्यय कब, देखो पहले तो 5 ईयर प्लान होता था लेकिन अब तो ऐसा कुछ है नहीं है, तो इस वजह से गैर योजनागत और योजनागत व्यय को भी समाप्त कर दिया गया है। तो मेजर 3 बदलाव हुए हैं, मेजर 3 चेंजेज हुए हैं। अगर हम बात करें, अच्छा वही चेंजेस के बारे में यहाँ पे लिखा है कि देखो पहले जो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में, जो अंतिम कार्य दिवस होता है तभी ये प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वही 17-18 में ये फरवरी के पहले माह से प्रस्तुत होने लगा है। तो एक्चुअल में यहाँ आपको ये समझने वाली बात है कि पहले जो बोट ऑन अकाउंट जो लेखानुदान था, इसका तात्पर्य क्या था। देखो भैया जो लेखानुदान के अंतर्गत अगर हम बात करें, आप संचित निधि से तभी पैसा निकाल सकते हो जब आप इसे संसद में पारित करवा लो। अब इसको मान लो बजट प्रस्तुत किया गया फरवरी में, तो इसको पारित होते होते जाके 2 माह लग जाता था, ठीक है।
कब 2 माह लग जाता था। इसके चलते आप देखो कि मई तक ये चला जाता था। अब भाई ऑलरेडी जो है तो जो हमारा एक फाइनेंशियल ईयर होता है तो उसके अंतर्गत तो हम आगे सरपास कर गए। तो आगे जो सरपास कर गए, आप ही मुझे जरा बताइए कि उस टाइम का जो खर्चा है वो कहाँ से आएगा। तो खर्चे तो रुक नहीं जाते हैं। तो मान लो कि जैसे कि हमें 31 मार्च की बात करें, 31 मार्च, तो 31 मार्च से आगे मतलब बहुत टाइम लग जाता था, 2-2.5 माह पारित होते होते। तो क्या किया जाता था कि कंसोलिडेटेड फंड का 1/6वां, मतलब जो है ये 2 माह के लिए, तो 1/6 हिस्सा क्या किया जाता था, इन 2 माह के लिए मतलब लेखानुदान बोटान अकाउंट लाया जाता था और निकाल के उस टाइम के खर्चे के लिए बात हो जाती थी, मतलब उसी से खर्चा चलाया जाता था। अब देखो ये परिवर्तन की बात करें, ये इसलिए हुआ क्योंकि फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर जो बजट की प्रस्तुति पर इस पर विचार विमर्श करने और पारित होने में लगभग 2 माह का टाइम लग जाता था। इस वजह से ये सारी चीजें हुई। अब बजट के बिना पारित हुए जो अगले वित्तीय वर्ष के कुछ प्रारंभिक हफ्तों के खर्चे के लिए कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक पारित ना हो, तो एक ये इशू देखने को मिला। तो सरकार को बजट के साथ ही लेखानुदान यानी बोट ऑन अकाउंट प्रस्तुत करना पड़ता था, जो कि ये बहुत एक वैसा कार्य था, मतलब बहुत लेंदी था। तो यदि फरवरी मतलब बजट को फरवरी के पहले प्रथम दिवस को प्रस्तुत किया जाए तो सरकार इसे वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पूर्व ही पारित करा सकेगी, और जो वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पहले ही पारित करवा सकेगी तो फिर बोट ऑन अकाउंट लेखानुदान की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय को कम करने के उद्देश्य से बजट प्रस्तुति के उपरांत जो है अवकाश के प्रावधान को भी अवकाश दिया जाता था, उसको भी एक्चुअल में समाप्त कर दिया गया है। तो ये तीनों चीजें मतलब बेशक बदली गई हैं। इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया, नियोजित और गैर नियोजित व्यय की जो गणना है इसको समाप्त कर दिया गया। इसकी संतुति किसने करी थी, 14वें वित्त आयोग ने की थी, ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ नियोजित व्यय वैसे व्यय हुआ करते थे, पता भी तो होना चाहिए कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या थे। तो नियोजित व्यय वैसे व्यय हुआ करते थे जो पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान के अंतर्गत तय होते थे। अब ऑब्वियस है कि 17 में 5 ईयर प्लान को समाप्त कर दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है 31 मार्च 2017 को मतलब समाप्त हो गई थी। इसकी अवधि समाप्त होने के बाद जो है नियोजित और गैर नियोजित व्यय का कोई औचित्य नहीं रह गया था। इसके चलते इसकी जो गणना है वो अर्थहीन हो गई थी, तो इसको समाप्त कर दिया गया है। अब आम बजट और रेल बजट का भी विलय कर दिया गया है। ठीक है, जब मैं बजट समझाऊंगा तो यहाँ डिटेल में सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। हम दोबारा से थोड़ा सा इसे इस वजह से मैंने आपको एक रेफरेंस दिया है, ये समझ लीजिए कि आपको जो फिस्कल सिस्टम है समझ आए कि राजस्व की जो है यानी सरकार की प्राप्तियों को 2 हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है। प्राप्तियों को रिसीप्ट नहीं बोलते, रिसीट। ये तो जो सरकार की प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां का मतलब क्या है, फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत हमने क्या बताया कि सरकार की टोटल प्राप्तियां और जो सरकार का जो टोटल व्यय है, तो इसी का फिस्कल सिस्टम के अंतर्गत राजकोषीय व्यवस्था के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो भाई सरकार की जो प्राप्तियां हैं इनको 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, एक राजस्व प्राप्ति, दूसरा पूंजी प्राप्ति। इसी तरह सरकार के 2 प्रकार के खर्च भी हैं, व्यय भी हैं, ये वच नहीं है, व्यय खर्चे एक्सपेंडिचर। एक राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, एक राजस्व व्यय और पूंजी व्यय। तो हम सरकार की प्राप्तियों को 2 भागों में और सरकार के व्यय को 2 भागों में बांट लिए। तो पहले देखो कि भाई ये राजस्व प्राप्ति क्या है। राजस्व प्राप्ति को समझो, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे देखो, मैं इसको बहुत थोड़ी से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब तक आपको बजट नहीं समझ आएगा, जब तक ये चीजें नहीं समझ आएंगी, तो मैं इसको एक बार रिपीट करूंगा और एक बार बताऊंगा। ठीक है, एक बार समान एक बार रिपीट करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे अगर समझना है, देखो सरकार की हर वो प्राप्ति, ध्यान से सुनना, सरकार की हर वो प्राप्ति जो कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता यानी लायबिलिटी को जन्म दे, और ना ही मतलब ये किसी भी प्रकार की सरकार की लायबिलिटी को जन्म नहीं देगी। लायबिलिटी मतलब भार,
और ना ही सरकार की संपत्ति को कम करेगी। मतलब क्या है? राजस्व प्राप्ति उसे कहते हैं कि जब कोई सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार की देयता को ना जन्म दे, ऐसी प्राप्तियां, ऐसा पैसा जो सरकार को मिलना है, तो सरकार की किसी भी प्रकार की देयता, लायबिलिटी को जन्म ना दे। साथ ही साथ आप देखोगे कि साथ ही किसी सरकार की परिसंपत्ति को कम ना करे, तो वह सारी प्राप्तियां जो है सरकार की राजस्व प्राप्तियां कहलाएंगी। मतलब क्या है? वो साफ है, ऐसा पैसा जो सरकार की परिसंपत्ति, एसेट्स को कम ना करे, एसेट्स को कम ना करे, और साथ ही किसी भी प्रकार से उसकी देयता को ना बढ़ाए, देयता को ना बढ़ाए या देयता को जन्म ना दे। मतलब सरकार पे भार ना बने। तो जो भी ऐसा पैसा सरकार को आएगा, उस पैसे को राजस्व प्राप्ति कहा, उस पैसे को राजस्व प्राप्ति, रेवेन्यू रिसीट कहा जाए। अब इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जा सकता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो ध्यान से सुनना। कर से होने वाली प्राप्तियां, कर में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आप मुझे बताइए कि सरकार को आप कर देते हो, तो क्या सरकार आपको कर कभी मतलब वापस करती है? करती है। मतलब इनडायरेक्टली सुविधाएं देती है, सर्विसेज देती है, लेकिन क्या वो पैसा आपको पर्सनल अकाउंट में या कुछ ऐसा वापस करती है सरकार? नहीं। और अगर ये वापस नहीं करती है, तो इसकी सरकार की मतलब देयता यहाँ पर शून्य है, ये देयता को नहीं बढ़ाती है, और ना ही इस किसी भी प्रकार से सरकार की परिसंपत्ति को कम करती है। अब ऑब्वियस है कि अगर मान लो कि आप हैं और आपके पापा आपको 1000 रुपया देके जाते हैं, ठीक है, चलो पापा का उदाहरण अच्छा नहीं रहेगा, दोस्त का उदाहरण ले लेते हैं। आपके दोस्त आपको 1000 रुपया देके जाते हैं और वो बोल के जाते हैं कि एक काम करो, ये पैसा रख लो और ये मैं कभी नहीं मांगूंगा। ठीक है, तो आप बताओ कि ना ही तो आपको ये पैसा प्राप्त हुआ है, जो पैसा प्राप्त हुआ है, तो ना ही आपकी इसमें लायबिलिटी बढ़ी, क्योंकि आपको देना ही नहीं है, तो ये आपके भार ही नहीं है, एक तरीके से आपको गिफ्ट है। ठीक है, और ना ही आपकी उसने कोई परिसंपत्ति बेचकर ये पैसा आपको लौटाया है, वो तो ये पैसा आपको प्यार से दे दिया है। ठीक है, तो जो सरकार को पैसा जाता है, कर से जो प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये सभी पैसा जो है ये रेवेन्यू रिसीट, राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कंसीडर किया। ध्यान रखना, ठीक है, इसी वजह से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं डिटेल में। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से होने वाला लाभांश। देखो, कोई पब्लिक सेक्टर की मान लो कंपनियां हैं, ठीक है, और उस कंपनी पे सरकार को, ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर पे है, तो सरकार को लाभांश मिलता है, मतलब एक हिस्सा मिलता है लाभ के तौर पे। तो उन कंपनियों को सरकार कभी पैसा वापस नहीं करती है। मान लो कि आप सरकार हो, आपने कोई कंपनी खोली और आपकी ही कंपनी है, तो आपको जो हिस्सा लाभ के तौर पे मिलता है, तो कभी आपको वापस नहीं करना होता है। तो ना ही ये आपकी परिसंपत्ति कम हुई, क्योंकि ये तो आपका लाभ वाला हिस्सा है, और ना ही ये देयता बढ़ी। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से सरकार को लाभ वाला हिस्सा प्राप्त होता है, लाभांश प्राप्त होता है, वो भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत, रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत कंसीडर होता है। तीसरा, जुर्माना। मान लो कि आप कुछ ऐसा, ऐसे समझो कि आपने चलो ऐसे एक दूसरा सबसे बेहतरीन उदाहरण लेते हैं। आप ट्रिपलिंग कर रहे थे बाइक में, और पुलिस वालों ने, ट्रैफिक वालों ने आपको रोका और उनने कहा कि कहाँ जा रहे हो मेहमान, आप तो थोड़ा सा, आपका हम चालान भी काट देते हैं। तो मान लो कि उनने आप पे 1000 रुपए का चालान काटा, ये कहाँ पैसा चला गया? सरकार पे चला गया। ठीक है, उसके फंड पे चला गया। अब जब सरकार के पास ये पैसा चला गया, तो सरकार आपको ये वापस नहीं करेगी, आप पे जुर्माना इम्पोज किया है आप पे। क्यों? आप कोई ना कोई नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। तो ना ही तो ये सरकार की कोई संपत्ति को बेचकर ये पैसा बना है, और ना ही उसके ऊपर कोई देयता है, ना ही कोई लायबिलिटी है। तो जुर्माने भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कंसीडर किए जाते।
दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज। अगेन सुनिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जो है यूपीएससी खासकर ऐसा करता है कि इसी पॉइंट में फंसाएगा और आपको यहां समझ नहीं आएगा। दिए गए ऋण की बात नहीं कर रहा हूं, दिए गए ऋण पे जो ब्याज मिलता है, ऐसे समझो कि सरकार है, ठीक है, सरकार ने किसी को सरकार ने किसी को 10 रुपया दिया, ठीक है। अब सरकार को हर एक साल मान लो इस 10 रुपए में 5 रुपया मिलता है, ठीक है, ब्याज के तौर पे। तो देखो ये ब्याज के तौर पे जो मिलता है, ये जो ब्याज है ये सरकार की परिसंपत्ति तो 10 रुपए की है, ये कम नहीं हो रहा है। और जो ब्याज है मिल रहा है सरकार को, तो जो देयता आप समझते हो, जो लायबिलिटी, उसे भी नहीं बढ़ा रहा है। सरकार को फिर वापस नहीं करना है कि भैया आपको हम जो आप हमें ब्याज दे रहे हो वापस कर देंगे, नहीं, ऐसा तो नहीं होना है। तो जो पैसा दिए गए ऋण पे ब्याज वाला हिस्सा, ओनली इंटरेस्ट वाला हिस्सा, वो भी रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, ध्यान रखना है। किराए या पट्टे से होने वाली प्राप्तियां, मान लो कि आपने कोई चीज दिया है तो उसमें किराया आ रहा है, कोई चीज आपने अपनी दे दी है तो उससे पट्टा, मतलब पट्टा मान लो करवा दिया है तो उससे पैसा प्राप्त हो रहा है। जो ऐसी प्राप्तियां, जलापूर्ति, आप सर्विसेज दे रहे हो, विद्युत आपूर्ति, परिवहन, इन सुविधाओं पे होने वाली जो रिसीट है वो भी राजस्व प्राप्ति के अंतर्गत कंसीडर होगी, क्योंकि ना ही ये परिसंपत्ति को कम करती हैं और ना ही ये उसकी देयता को बढ़ाती हैं। तो वो सभी प्राप्तियां, वो सरकार की सभी प्राप्तियां जो सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार के भार को ना बढ़ाएं और उसकी परिसंपत्ति को कम ना करें, वैसी प्राप्तियों को रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्ति कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट या राजस्व प्राप्ति कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा। ओके, इसके साथ साथ आप देखो आगे, अब देखो जो राजस्व प्राप्तियां हैं इनको पुनः एक कर और गैर प्राप्तियों में बांटा जा सकता है। मतलब जो कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां हैं, जरा यहाँ पे देखो, ये जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर से जो प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, तो ऐसे भी प्राप्तियां हैं। कुछ वैसी प्राप्तियां हैं जो गैर कर, जैसे कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी का लाभांश, ठीक है, ये गैर कर से प्राप्त होने वाली कंपनियां हैं। जुर्माना, गैर कर से प्राप्त होने वाली कंपनियां हैं। दिए गए ऋण पर ब्याज, गैर कर से प्राप्त होने वाली रिसीट है। तो रेवेन्यू रिसीट को दो भागों में, एक कर से और गैर कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों में से बांटा जा सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां समझ गए ना कि मतलब जैसे ऐसे समझो, थोड़ा सा और डिटेल से बता दूं। कर से प्राप्त होने वाला अमाउंट, देखो मान लो कि आपने हमारे साथ जुड़े, आप हमारा क्या है सब्सक्रिप्शन लिया। जब आप हमारे साथ जुड़े, हमारा सब्सक्रिप्शन लिया, तो हमने आपको 750 का आपको क्या बेचा, अपना सब्सक्रिप्शन, जो हमारा प्राइस है, मान लो इतने का बेचा हमने। तो हम इस पे से जीएसटी देते हैं, सर्विस आपको प्रोवाइड करवाए तो जीएसटी देते हैं। तो भाई इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब ये कर से, अब ये पैसा सरकार को जाएगा ना, तो ये भी रेवेन्यू रिसीट का ही हिस्सा है। क्यों? क्योंकि सरकार की ना ही परिसंपत्ति को बेचकर बनाया गया है ये पैसा, और ना ही उसकी लायबिलिटी को कम मतलब बढ़ाता है, क्योंकि पैसा तो लौटाना नहीं है। तो ये कर से प्राप्त होने वाली क्या है भाई, पैसा है। तो ये कर से प्राप्त होने वाले, मतलब इसको दो भागों में, एक दूसरा गैर कर से, गैर कर से जो प्राप्ति होती है, गैर कर से होने वाली प्राप्तियां। अब जैसे कि मैंने बताया जुर्माना, ये बताओ, ये गैर कर से होने वाली प्राप्तियां है ना, जुर्माना हो गया। विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति में जो आप पे करते हो, विद्युत आपूर्ति जलापूर्ति में जो पे करते हो, साथ में कंपनियों, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, पीएसयूज हैं, इन पे जो लाभांश, ये गैर कर से प्राप्त हैं। समझ में आया? ये एक्चुअल में ये गैर कर से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां हैं, जिसको मैंने बताया जो राजस्व प्राप्तियों को अगेन दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, कर से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू रिसीट और जो है गैर कर से प्राप्त होने वाला रेवेन्यू। ओके वेल, ये आपने देखा।
अब देखो अगला राजस्व व्यय, सॉरी राजस्व व्यय मैं बाद में बता दूंगा, मैं पहले क्या करवाता हूँ आपको पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ा दूं, है ना। फिर व्यय, हम पहले प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां पढ़ लें, राजस्व प्राप्तियां पढ़ लिए, फिर व्यय पढ़ लेंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। चलो देखो पूंजी प्राप्तियां, आपने अभी तक क्या पढ़ा, राजस्व प्राप्तियां, अब ये पूंजी प्राप्तियां सुनना जरा ध्यान से, डिटेल से। सरकार की हर वह प्राप्ति, सरकार का हर वो पैसा जो सरकार को मिल रहा है, जो कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म दे, मतलब आप उधार लोगे तो देयता को जन्म देगा, देयता को बढ़ाएगा, लायबिलिटी को बढ़ाएगा। साथ में जो सरकार की संपत्ति में किसी भी प्रकार की कमी करे, मतलब सरकार की कोई परिसंपत्ति थी, सरकार ने उसको बेचा, विनिवेश कर दिया या प्राइवेटाइजेशन कर दिया और पैसा प्राप्त कर लिया, सरकार को पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, तो वैसा पैसा सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां कहलाता है। दोबारा सुनो भैया, ये सरकार है, ध्यान से सुनना, इसमें और उसमें क्या डिफरेंट था, क्या अंतर था। ये सरकार है, मैंने बताया कि मान लो सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कुछ पैसा लिया, मान लो 100 करोड़ पैसा लिया सरकार ने, तो बताओ सरकार को वापस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल। सरकार की देयता को उसने क्या कर दिया, लायबिलिटी को बढ़ा दिया, लायबिलिटी मतलब भार बढ़ गया सरकार पे 100 करोड़ का, तो इस सरकार की लायबिलिटी को बढ़ाएगा, लायबिलिटी को जन्म देगा। वहीं दूसरी तरफ परिसंपत्ति को भी कम कर सकता है, परिसंपत्ति को मतलब सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार ने मान लो कि रेलवे को प्राइवेट हाथों में बेच दिया, सरकार को एक पैसा मिलेगा। जब सरकार ने रेलवे को प्राइवेट हाथों में मान लो बेच दिया तो सरकार को जो पैसा तो मिलेगा ना, प्राइवेट जो भी खरीदेगा, तो सरकार को तो पैसा मिल गया, लेकिन बताओ सरकार की जो परिसंपत्ति है कम हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल। तो ये पैसा जो है इस माध्यम से प्राप्त होगा, उसको जो है पूंजी प्राप्ति या फिर कैपिटल रिसीट कहते हैं, कैपिटल रिसीट, ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिसीट कहलाता है। ओके, इसमें से क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, जरा इसे समझने का प्रयास करें। सरकारी कंपनियों में विनिवेश के तौर पे शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां, विनिवेश समझते हो, कोई भी जो सरकारी कंपनी है उसका क्या कर देना, प्राइवेट क्षेत्र के लिए उसका कुछ प्राइवेट क्षेत्र में उसके कुछ शेयर बेच देना, उसके माध्यम से जो सरकार को पैसा मिलेगा वो सरकार की पूंजी प्राप्तियां कैपिटल रिसीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा, कैपिटल रिसीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। अगला, सरकारी कंपनियों के निजीकरण से होने वाली प्राप्तियां, जैसे मैंने बताया कि रेलवे को मान लो सरकार ने प्राइवेट हाथों में बेच दिया तो सरकार को पैसा तो प्राप्त होगा, अब सरकार को पैसा प्राप्त होगा तो उसका खर्चे में तो ऑब्वियस है काम करेगा, तो ये पूंजी प्राप्तियों के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। दिए गए मूल्य में जो ऋण में मूलधन की वापसी, प्लीज फोकस दिस पॉइंट, मैंने आपको उससे पहले क्या बताया था रेवेन्यू रिसीट में कि आप कोई ऋण दे रहे हो और उससे जो प्राप्त होने वाली ब्याज रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत कंसीडर करी जाएगी, और अगर आपने कभी ऋण दिया है और आपने उस मूलधन को ही वापस मंगा के खर्च कर लिया है तो यह मूलधन जो है वो कैपिटल रिसीट के अंतर्गत कंसीडर होगा। क्यों भैया, जरा देखो, आपके पास 100 करोड़ रुपया था, मान लो 100 करोड़, आपने 100 करोड़ रुपया दिया था और ये पैसा मतलब कोई व्यक्ति को देके रखा था, उस व्यक्ति से आप वापस लेके खर्च कर देते हो, मतलब क्या है, आपके पास 100 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति है, जब आप किसी को पैसा देते हो तो ये आपकी परिसंपत्ति के अंतर्गत कंसीडर होता है, ये आपकी परिसंपत्ति कहलाती है। जब आप किसी से पैसा लेते हो तब वह आपकी परिसंपत्ति नहीं है बल्कि आप पर देता है, आप पर भार है। तो ये जो आपकी परिसंपत्ति थी कम हो गई कि नहीं, आपने इस परिसंपत्ति को वापस लेके अपना काम चला लिया, आपने खर्च कर लिया, तो आपकी परिसंपत्ति कम हुई कि नहीं हुई, ऑब्वियसली परिसंपत्ति आपकी कम हो गई। तो उस रेवेन्यू रिसीट में मैंने जो पॉइंट बताया था, और यही यूपीएससी बहुत ही मतलब, और आपको लगेगा कि अरे हम तो सही करके आए हैं, और जब घर में देखेंगे तो सब
इकट्ठा गुड़ पानी इकट्ठा हो चुका होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो मैंने बताया दिए गए ऋण में मूलधन की वापसी और वहां ब्याज की वापसी थी, तो ये भी मूलधन की वापसी या प्रिंसिपल अमाउंट अगर रिटर्न लेते हैं तो कैपिटल रिसीट के अंतर्गत कंसीडर किया जाए। इसके साथ साथ जो है भूमि, मान लो भवन या कोई भी परिसंपत्ति आपने बेच के और पैसा बनाया, ऐसा हो सकता है कोई भी परिसंपत्ति आपने बेच दिया और आपको जो पैसा प्राप्त हुआ वो भी कैपिटल रिसीट के अंतर्गत, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भूमि को बेच दिया, भवन को बेच दिया, तो आपकी परिसंपत्ति कम हुई कि नहीं हुई? जी हाँ, आपकी परिसंपत्ति कम। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो मैंने क्या बताया? सॉरी, ये मतलब पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, अब आगे देखो राजस्व व्यय क्या है। व्यय भी दो प्रकार के होते हैं। प्राप्तियां आपने देखा कि जो भाई प्राप्ति है ये दो प्रकार की है, एक राजस्व प्राप्ति, एक कैपिटल यानी वही कैपिटल रिसीट, पूंजीगत प्राप्ति। इसी तरह सरकार के खर्चे भी होते हैं, एक राजस्व व्यय होता है और दूसरा जो होता है वो पूंजीगत व्यय होता है। देखो पहले राजस्व व्यय, इसे क्या क्या है? राजस्व व्यय सरकार के वैसे व्यय हैं, सरकार के वैसे खर्चे हैं जिनसे किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता। दोबारा सुनना, आप मैं बढ़िया आपसे एक उदाहरण लेके समझाऊंगा इसे। आपने ऐसा कुछ खर्चा किया जो आपने खाने पीने में, उपभोग में उपयोग कर लिया और इससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं किया। ठीक है, तो वैसे खर्चे, जो वैसे व्यय राजस्व व्यय के अंतर्गत कंसीडर। सरकार जो है यानी राजस्व व्यय सरकार के वैसे खर्चे हैं जिससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का जन्म नहीं होगा, परिसंपत्ति का निर्माण नहीं होगा और ये मुख्यतः उपभोग के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं, व्यय किए जाते हैं। वैसे व्यय को राजस्व व्यय या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इसमें से क्या क्या चीजें होती हैं जरा देखो। राज्यों को दिया गया अनुदान, ध्यान से सुनना, राज्यों को आप अनुदान दे रहे हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ अनुदान दिया, तो भाई हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, यहाँ पे बहुत टेक्निकल थोड़ी से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को अनुदान दे दिया, पैसा दे दिया, वेल तो ये तो अब देखो ना, इससे किसी प्रकार की परिसंपत्ति का थोड़ी ना निर्माण हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया स्टेट गवर्नमेंट को, वो क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो भोग कर लेती है, क्या करती है वो मैटर इसके ऊपर मैटर करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो गया भैया? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। ध्यान रखना, लिए गए सरकारी ऋण पर ब्याज का भुगतान, जो लिया गया सरकारी ऋण पर आपने मान लो कि इसमें से कभी सरकारी ऋण लिया था और उस पर ब्याज का भुगतान कर दिया, तो इससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं, इससे किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हुआ है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। साथ में रक्षा व्यय, डिफेंस एक्सपेंडिचर, रक्षा व्यय, आपने ऐसे समझो कि आपने मान लो कि आईएनएस विक्रांत लिया, मान लो, ठीक है, किसी से आपने कोई फाइटर प्लेन लिया किसी से, तो भाई इससे किसी प्रकार की परिसंपत्ति का, ध्यान से सुनना, आपने तो खर्च कर दिया, ये उपभोग के तौर पे है, तो इससे क्या होगा कि आप जैसे कि रक्षा व्यय जो कर रहे हो, रक्षा व्यय वो आपका क्या है? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, सरकार के द्वारा प्रदान किया गया परिधान, मान लो सरकार ने किसी को परिधान दिया, सब्सिडी दिया सरकार ने, तो भी सरकार का उपभोग के लिए जा रहा है, परिसंपत्ति का निर्माण नहीं हो रहा है। वेलफेयर स्कीम में पैसा खर्च करना, कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लिखना होना लिखा है, ध्यान से सुनना। एक कैपिटल रिसीट उसने फालतू, मैं तो आपको ये जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो रक्षा व्यय में आपने खर्च किया तो किसी परिसंपत्ति का थोड़ी ना निर्माण हुआ। आगे इससे संबंधित एक टेक्निकल चीज बताऊंगा मैं और उसे आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, समझ जाएंगे। कल्याणकारी योजनाएं, वेलफेयर स्कीम में पैसा खर्च कर रहे हो, सरकार के द्वारा प्रदान किया गया जो सब्सिडी है, सरकार किसी को सब्सिडी दी है वो भी उपभोग के लिए। सरकारी कर्मचारियों और वेतन और पेंशन, सरकारी कर्मचारियों को आप वेतन और पेंशन देते हो,
किसी परिसंपत्ति का थोड़ी ना निर्माण हो रहा है। कानून व्यवस्था और लोक प्रशासन में जो आप लाइन ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च कर रहे हो, सॉरी, निर्मित परिसंपत्तियों के रख रखाव, आप कोई परिसंपत्ति है उसके रख रखाव में, मेंटेनेंस में जो खर्च हो रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो होने वाला व्यय है, मान लो जो नेचुरल डिजास्टर की वजह से जो प्राकृतिक आपदा है इसकी वजह से जो होने वाला खर्च है, ये सभी जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। दोबारा इसको समझो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वैसा एक्सपेंडिचर है जिसमें किसी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता। इस पॉइंट को ध्यान रखना, तो हमेशा ये चीजें मतलब आप टैकल कर पाओगे। और उपभोग के लिए मुख्यतः ये खर्च होता है, उपभोग के लिए कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उपभोग के लिए पैसा खर्च होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत कंसीडर होती हैं। आगे देखो, पूंजी व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय क्या है इसे समझने का प्रयास करो। पूंजी व्यय, पूंजीगत व्यय सरकार के वैसे व्यय हैं जो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं, किसी जो है परिसंपत्ति का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर मान लो सरकार कोई पैसा खर्च कर रही है और उससे किसी परिसंपत्ति का निर्माण हो रहा है, तो ये इस एक्चुअल में पूंजीगत व्यय के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। इसमें से क्या क्या चीजें आएंगी अभी बताओ। अवसंरचना निर्माण के अंतर्गत आपने सड़क बना रहे हो, सड़क बना रहे हो तो ये परिसंपत्ति है आपकी, आप टोल टैक्स वसूलोगे सड़क से, है ना, तो आप वसूलोगे, तो आपकी परिसंपत्ति क्या है कि आपको रिटर्न मिल रहा है। आप बांध बना रहे हो, बिजली बनाओगे, पैसा लोगे, है ना, इलेक्ट्रिक जो बिल है आता है। आप पुल बना रहे हो, उसमें भी टोल टैक्स होगा। पावर, वही पावर प्लांट मैंने बताया, बंदरगाह, एयरपोर्ट, सभी में आप, तो ये आपकी परिसंपत्ति है भाई। ये क्या है, आप परिसंपत्ति बना रहे हो। तो ऐसा पैसा जो परिसंपत्ति का निर्माण होता है उसे पूंजीगत व्यय कहलाता है, ठीक है। सामाजिक अवसंरचना का विकास, जैसे सामाजिक अवसंरचना में स्कूल बना रहे हो, कॉलेज बना रहे हो, यूनिवर्सिटी बना रहे हो, अस्पताल बना रहे हो, ये सारी चीजें। औद्योगिकरण और मशीनों की खरीदारी, मतलब आप औद्योगिकरण के लिए जो मशीनों को खरीद के ला रहे हो, ये भी आपकी परिसंपत्ति है। सरकार के द्वारा किसी दूसरे निकाय में दिया जाने वाला ऋण, और सरकार के द्वारा किसी अन्य निकाय को दिया जाने वाला ऋण, तो भैया आप मुझे बताओ कि आपकी परिसंपत्ति का ही तो निर्माण होता है। आप किसी को पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो परिसंपत्ति का ही क्या है, निर्माण हो रहा है। ये सारी चीजें आपने देखा। एक मैं आपके उदाहरण से आपको इस चीज को समझाने का प्रयास करता हूं, जरा यहां समझना कि एक्चुअल में है क्या। देखो, बेसिक्स फंडामेंटल्स, आप हो, ठीक है, आप दिल्ली मुखर्जी नगर में पढ़ाई कर रहे हो। पापा ने आपको पैसे दिए, ठीक है, और पापा ने आपको पैसे दिए कितने, 100 रुपया। 100 रुपया में आपने क्या कर लिया भैया कि 100 रुपया में एक्चुअल में आपने खा लिया 100 रुपए का, मान लो 50 रुपए का आपने खा पी लिया, और 50 रुपए का आप बुक लेके आ गए। तो ये जो है 50 रुपया आपका जो है पूंजीगत व्यय है। आप 50 रुपए का बुक लेके आओ, ये आपकी परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है। आपने खा पी लिया, उपभोग कर लिया, कोई परिसंपत्ति का निर्माण थोड़ा ना हुआ। तो ये क्या है आपका, ये राजस्व व्यय है। आप समझ गए, ये राजस्व व्यय है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं जो बताने जा रहा हूँ ये यहाँ तक तो सभी टीचर पढ़ाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो बताने जा रहा हूँ इस पे उनका फोकस नहीं होता और क्वेश्चन यहीं से बनेगा। कुछ व्यय ऐसे होते हैं जिनमें राजस्व और जो पूंजीगत व्यय दोनों शामिल होते हैं। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनमें से राजस्व व्यय और पूंजी व्यय दोनों शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, रक्षा क्षेत्र के लिए आप युद्धपोत खरीद रहे हो, ध्यान से सुनना, युद्धपोत, लड़ाकू विमान खरीद रहे हो, तो इनकी खरीदारी में जो होने वाला व्यय है, इनकी जो खरीदारी आप कर रहे हो, जो खरीदारी में होने वाला व्यय है वो पूंजी व्यय है। आप परिसंपत्ति तो भी आ रही है ना, तो ये पूंजी व्यय है। इनके रख रखाव, इनके ऑपरेशन में जो होने वाला खर्चा है वो राजस्व व्यय में आता है। और सरकार के सभी प्रकार के व्यय में राज्यों को दिया जाने वाला जो अनुदान है,
सरकार जो व्यय देती है तो राज्यों को दिया जाने वाला अनुदान ये सबसे बड़ा सरकार का व्यय होता है। और सरकार के द्वारा जो है दिए गए ऋणों पर ब्याज का भुगतान दूसरा सबसे बड़ा खर्च होता है। ठीक है, तो सरकार की दो सबसे बड़े खर्च है, एक तो वो कि जो सरकार को मतलब राज्य सरकारों को जो है अनुदान चला जाता है राज्यों को, ठीक है। दूसरा वो कि जो आप देखोगे यहाँ पर प्रॉपरली कि आपने कभी पैसा लिया था, ऋण लिया था और उसका ऋण का आप भुगतान कर रहे हो, उसका ऋण का जो है ऋण का एक्चुअल में भुगतान नहीं बल्कि इसमें से ब्याज का भुगतान कर रहे हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये राज्यों को दिया जाने वाला मतलब ये सरकार के सबसे बड़े दोनों व्यय हैं। आपने ये समझा कि रक्षा पोत में मैंने बताया एक चीज, यहाँ मैंने देखो ये तो रक्षा व्यय में ध्यान रखना, रक्षा व्यय में कौन कि देखो रख रखाव के लिए जो चीजें यूज की जा रही हैं। ठीक है, मान लो आपने युद्ध पोत कोई विमान लेके आए, युद्ध पोत लेके आए, तो वो तो आपकी परिसंपत्ति हो गई, लेकिन उसके रख रखाव में बहुत सारी चीजें खर्चा होगा ना मेंटेनेंस में, तो वो इसके अंतर्गत शामिल होगा, रेवेन्यू रिसीट के अंतर्गत। और जो आप युद्धक विमान खरीद रहे हो वो आपकी परिसंपत्ति है, तो वो पूंजी व्यय के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी, वो पूंजी व्यय के अंतर्गत कंसीडर की जाएगी। ठीक है, आपने इस चीज को देखा है। अब थोड़ा सा केंद्रीय राजस्व और व्यय को समझ लो, यहाँ पे नहीं लगा है, ये देखो जरा केंद्रीय राजस्व और व्यय, ये 2021-22 के बजट की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ जरा ध्यान देने योग्य बात है, समझने योग्य बात है कि पैसा हमें कितना रुपया आता है और कितना रुपया जाता है। उधार और अन्य देयताओं से हमें 36 पैसे आते हैं, जो है मतलब हमारे यहाँ मान लो कि 1 रुपया है, 100 पैसा, ऐसे समझो 100 पैसा, तो 100 पैसे में कहाँ कहाँ से कितना आता है और उस 100 पैसे में कहाँ कहाँ कितना जाता है, कितना खर्च होता है। ये केंद्रीय बजट जो है 2021-22 की मैं बात कर रहा हूँ। उधार और अन्य देयताओं से जो पैसा 36 पैसे मिलता है, कितना भैया 36 पैसे, ध्यान रखिएगा। निगम कर से कॉर्पोरेट टैक्स से 13 पैसे, कितना भाई 13 पैसे। आयकर से 14 पैसे आते हैं, मतलब इनकम टैक्स कितना 14% हमारे 100 पैसे में आता है। निगम कॉर्पोरेट टैक्स 13 पैसे आता है। सीमा शुल्क से 3 पैसे आता है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 8 पैसे आता है, कितना 8 पैसे। जीएसटी से 15 पैसे, जो कि जीएसटी जो है इनकम टैक्स आयकर को सरपास कर गई है, तो इससे 15 पैसे। और जो अन्य भिन्न भिन्न राजस्व से 6 पैसे आते हैं और ऋण पूंजी मतलब जो ऋण भिन्न जो पूंजी प्राप्ति है उससे 5 पैसे आते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आप जोड़ लीजिए 100 पैसे हो गए होंगे। ठीक है, तो ये देखिए जैसे कि मान लो 1 रुपया आपको ये आया, अब ये जाता कहाँ है पैसा, जोड़ना है, चलो जुड़वा ही देता हूं मैं आपको, नहीं आप बोलोगे कि कैसे समझ नहीं आया। 36 पैसे देखो आपने उधार और देयताओं से आपको मिला है, 13 पैसे किससे मिला है, कहीं निगम कर से मिला है, 14 पैसे इनकम टैक्स से मिला है आयकर, सीमा शुल्क से 3 पैसे मिला है आपको, और 8 पैसे जो है आपको केंद्रीय उत्पाद शुल्क से मिला है, 15 पैसे आपको जीएसटी से, और जो 6 पैसे है ना आपको अन्य राजस्व से मिला है, 6 पैसे ध्यान रखिएगा, और 5 पैसे जो हैं ये पूंजी प्राप्ति से, मतलब जो भिन्न भिन्न प्रकार की पूंजी प्राप्तियां हैं। 6 3 9, 9 4 13, 13 3 16, 16 8 24, और 24 और 10, 24 10 34, 34 6 40 शून्य और कैरी है ना, 3 1 4 1 5 1 6 और 6 4 10, देखो 100 पैसे हो गए ना। तो ये ऐसे पैसा आता है भारत में, मतलब ये जो 2020-21 की मैं बात, सॉरी 21-22 की बात कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये रुपया जाता कहाँ है हमारा, ध्यान से सुनना। केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं और केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं, देखो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजना है और एक सेंट्रली सेक्टर योजना है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड योजनाओं में 9 पैसा जाता है। मैं क्षेत्र मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड और जो क्षेत्रीय सेंट्रल सेक्टर हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं बताऊंगा। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं में 13 पैसे जाता है। ब्याज अदायगी, जो हमने कभी ऋण लिया था उसमें 20 पैसे जाता है। कितना बड़ा अमाउंट है, जरा ध्यान दीजिए कितना बड़ा अमाउंट है। रक्षा में 8 पैसे जाता है। आर्थिक सहायता में 9 पैसे जाता है।
वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 10 पैसे जाता है। करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा है इसमें 16 पैसे जाता है। पेंशन में 5 पैसे और जो अन्य व्यय है उसमें 10 पैसे जाता है। तो ऐसे ये पैसा जाता है। ये समझ लिया आपने, ये ध्यान ध्यान दीजिएगा। ओके, ये सारी चीजें बहुत आसानी से समझ आ गई होंगी। उम्मीद करता हूं अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप जरूर पूछ लीजिएगा, डरिएगा नहीं, ठीक है। फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा, ये क्या होता है? पहले देखो घाटा लगा है, घाटा क्या है? सामान्यतया देखो घाटा क्या है, मतलब घाटा उसे कहते हैं कि आपके पास जो है कमाई कम है और खर्चे ज्यादा हैं, तो आप किसी से ऋण लेते हो उस चीज को मेंटेन करने के लिए, तो उतना वो घाटे के बराबर ही होता है, ठीक है। इसको और आसानी से यहाँ पे समझाता हूँ मैं। सरकार की प्राप्तियां, प्राप्तियों में भाई रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, याद आ रहा है? दो प्राप्तियां थी ना, वेरी गुड। सरकार के व्यय से कम है, अगर ये दोनों मिला करके सरकार की जो प्राप्तियां हैं, अगर ये सरकार के व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर से कम है, तो कहा जाएगा कि सरकार घाटे में है, सरकार घाटे में है, ठीक है। आपको बता दूं, इसमें से जैसे घाटा बहुत सिंपल सी चीज है, बजट जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा कि ये कैसे एक संतुलित मतलब घाटा क्या होता है, सरकार का घाटा क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा। देखो, राजकोषीय घाटा सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय के बीच अंतर को दर्शाती है। ऐसे समझो कि सरकार की, यहाँ पे देखो मैं एक नया पेज रखना चाहिए था, आज हमसे मिस्टेक हो गया, कल नया पेज एकदम लेके आएंगे। चलो यहाँ पे देखो, ऐसे देखो ये 100 पैसे प्राप्त हुए सरकार को, देखो अन्य अन्य चीजों से ये पैसे प्राप्त हुए, ठीक है। अब ये जो प्राप्त हुए हैं, देखो कुछ पैसा किसमें जो रेवेन्यू रिसीट है, कुछ कैपिटल रिसीट है, ठीक है। ये मान लो पैसे प्राप्त हुए। इसके बाद चलो यहीं पे लिख देता हूँ, मान लो सरकार को ना रेवेन्यू प्राप्ति जो रिसीट है, एक रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, ऐसे समझो, तो टोटल मिला के 100 रुपया प्राप्त हुआ है। कितना? 100 रुपया। सरकार का जो खर्च है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो जाके 120 रुपया है। तो ये जो अंतर है 100 और 120 में 20 रुपए का, यही है घाटा, यही है राजकोषीय, मतलब जो है राजकोषीय घाटा। तो सरकार की जो कुल प्राप्तियां और कुल व्यय के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अब देखो, राजकोषीय घाटे की गणना में सरकार के द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में लिए गए ऋणों की प्राप्ति के भाग के रूप तौर पे नहीं गिना जाता है। इसमें जो सरकार की जब गणना, राजकोषीय घाटे की जब गणना की जाती है, तो सरकार के द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में जो ऋण प्राप्ति हुई है, तो ऋण प्राप्ति के भाग को इसकी जो है घाटे की गणना में नहीं गिना जाता है। ये ध्यान रखिएगा, उसी वित्तीय वर्ष के, ठीक है। हम आसान भाषा में कह सकते हैं कि सरकार का किसी भी एक वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा, सरकार का एक वित्तीय वर्ष का राजकोषीय घाटा सरकार के उसी वित्तीय वर्ष में कुल लिए गए ऋण के बराबर है। जब मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट तो यही दिया था कि भाई मान लो कि सरकार का घाटा, आप पैसा कब किसी से, आप घाटे में कब जाएंगे? आपका खर्चा 1 रुपया है, ठीक है, मान लो कि आपकी जो कमाई 1 रुपया है और खर्चा 2 रुपया है, तो मतलब आप उस खर्चे को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं से आप पैसा लोगे, और वही आपका घाटा है, वही आपका घाटा है, ठीक है। तो ये उस पैसे के बराबर होती है। संपूर्ण विश्व में कोरोना 2020 कोरोना संकट के कारण आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, और इससे इस कारण से भारत सरकार का राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो बजटीय अनुमान है, ध्यान से सुनना, वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो बजटीय अनुमान है वो 3.5 की तुलना में बजट 2021-22 में संशोधित, यानी जो रिवाइज्ड अनुमानों के अनुसार जीडीपी का 9.5% रहने। मतलब देखो ये क्या होता है, जब बजट आता है तो मैंने बजट में बताया 3 चीजें भाई होती हैं। आगामी वर्ष का जो आंकड़ा होता है,
पिछले वर्ष का एक्चुअल डेटा होता है, करंट का जो रिवाइज डेटा होता है, 3 चीजें होती हैं। तो इसमें मैंने कहा कि भाई राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो बजटीय अनुमान है, करंट अनुमान 3.5 रहने का अनुमान था, लेकिन इसकी तुलना में बजट 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार जीडीपी का 9.5% रहा। जीडीपी का हाँ मेंशन होना चाहिए। देखो राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 में, ध्यान से सुनना, बजटीय अनुमान कितना 3.5%। और यह कोरोना के चलते, कोरोना तो एक कारण है, जब मैं इसका गोल्डन रूल बताऊंगा, स्वर्णिक जब मैं बजट का गोल्डन रूल बताऊंगा तो समझाऊंगा कि एक्चुअल में क्या है। देखो इसकी तुलना में जो बजट 2021-22 में संशोधित अनुमानों के अनुसार, संशोधित जो करंट है, तो ये 9.5% रहा। और बजट 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष जो है 21-22 में इसके जीडीपी का 6.5 होने का अनुमान है। मतलब रिवाइज्ड इतना अनुमान होने को है फ्यूचर में, ध्यान रखिएगा। तो ये डेटा, इस डेटा से क्वेश्चन, अब आप खुद ही समझ गए होंगे जब मैंने बजट को बताया कि भाई जो एक्चुअल में जो बजट है ये आगामी वर्ष के आंकड़े होते हैं, फ्यूचर के आंकड़े होते हैं। जैसे ये पिछले वर्ष का जो मतलब करंट वर्ष का जो एक संशोधित आंकड़ा होता है, ठीक है, और जो पिछले वर्ष का एक्चुअल आंकड़ा होता है, तो वो मैंने आपको बताया। तो देखो जो बजटीय अनुमान इतने की तुलना में ये बढ़ गया, संशोधित करके 9.5 रहा। और वही 2021-22 में वित्तीय वर्ष 21-22 में जो है वित्तीय वर्ष 21-22 में इसमें जीडीपी का 6.8 होने का अनुमान है कि इतना रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ओके, राजकोषीय घाटा या किसी अन्य घाटे का जीडीपी से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन इस घाटे को हम ना जीडीपी की प्रतिशत की तुलना में प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। राजकोषीय घाटे को प्राप्तियों को बढ़ा करके, खर्च को घटा करके कम किया जा सकता है। जो हमारा यानी जो फिस्कल डिफिसिट है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर दो, प्राप्तियां बढ़ा लो भाई, आप अपनी इनकम बढ़ा लो और आपके जो खर्चे हैं वो कम कर दो, एक्सपेंडिचर कम कर दो, तो जो फिस्कल डिफिसिट है वो स्वतः कम हो जाएगा। वही इस पॉइंट में कहा गया है कि राजकोषीय घाटे को अगर आप प्राप्तियों को इनहांस कर लेते हैं और खर्चे को कम कर लेते हैं, तो इसके साथ जो जीडीपी और मतलब ये है जो फिस्कल डिफिसिट है वो स्वतः कम हो जाएगा। या और भी कारण है, यदि जीडीपी तेजी से बढ़ती है तो प्रतिशत के तौर पे राजकोषीय घाटा जीडीपी की तुलना में स्वतः घटा हुआ दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मान लो इस साल जीडीपी 100 रुपया है और हमने बताया कि उसका जो राजकोषीय घाटा है 9.5% है, ठीक है, लेकिन वही जीडीपी 500 हो गई तो इसकी तुलना में ये कहीं करीब 1% या उससे भी कम बचेगा। तो जैसे जैसे जीडीपी इनहांस होती है वैसे वैसे जो फिस्कल डिफिसिट है वो स्वतः घटा हुआ दिखेगा, स्वतः कम दिखता है। ठीक है, आपने इस चीज को भी देखा, समझा, जाना। आगे देखो, रेवेन्यू डिफिसिट, राजस्व घाटा। देखो रेवेन्यू डिफिसिट क्या है आपको याद, राजस्व घाटे में आपने एक चीज मैं यहाँ पे बताना थोड़ा सा चाहिए मुझे। फिस्कल डिफिसिट में मैंने क्या बताया, प्राप्तियां, प्राप्तियों में दोनों प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां भी और पूंजी प्राप्तियां, व्यय, राजस्व व्यय और पूंजी व्यय, ध्यान रखना। तो टोटल प्राप्तियां और टोटल खर्चे, टोटल खर्चे। अब मान लो कि व्यय ज्यादा है, खर्चे टोटल ज्यादा निकल के आते हैं और प्राप्तियां कम हैं, तभी राजकोषीय घाटा कहलाता है, तभी राजकोषीय घाटा होता है। ध्यान रखना, जैसे मान लो व्यय है, प्राप्तियां 100 रुपए की हैं, व्यय जो दोनों निकल के आए 120 रुपया, तो 20 रुपया क्या है, फिस्कल डिफिसिट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। मैं वो से क्यों बताया, क्योंकि यहाँ मुझे रेवेन्यू डिफिसिट समझाना था, अन्यथा अगर वो से नहीं बताता तो रेवेन्यू डिफिसिट थोड़ा सा कहीं हो सकता है कि प्रॉब्लम हो सकती थी। चलो देखो, यह सरकार की राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को दर्शाती है। राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय, याद आ रहा है कुछ, राजस्व प्राप्ति किसे कहते हैं और राजस्व व्यय
जो बच्चे स्टार्टिंग की मतलब स्टार्टिंग से उम्मीद करता हूँ कि देख रहे होंगे, लेकिन हो सकता है कोई बीच से देख रहा हो, तो जब तक आपको राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय नहीं एक्चुअल में समझ आएगा तो ये चीजें नहीं समझ पाओगे आप। राजस्व प्राप्ति में मैंने क्या बताया था, ये वैसी प्राप्तियां हैं जो किसी भी प्रकार की जो मतलब देता है उसको जन्म ना दें। ऐसी प्राप्तियां जो किसी प्रकार की देयता को जन्म ना दें और किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति को कम ना करें, वैसी प्राप्तियों को राजस्व प्राप्ति कहते हैं। राजस्व व्यय वैसे व्यय हैं, ये वैसे एक्सपेंडिचर कहलाते हैं जो किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति को जन्म ना दें। तो मान लो कि राजस्व प्राप्तियां आपको जो है 100 रुपए की है और राजस्व व्यय आपका 120 रुपया का है, तो जो 20 रुपया का अंतर है यही आपका रेवेन्यू डिफिसिट है, राजस्व घाटा है। समझ में आया, यही आपका राजस्व घाटा है। ठीक, अब इसकी गणना पूंजी प्राप्ति और पूंजी व्यय को इसमें से शामिल नहीं किया जाएगा। जब इसकी गणना होगी, जब इसका कैलकुलेशन होगा, इसकी भी वही समस्या कोविड-19 के चलते, कोविड-19 महामारी के कारण जो मतलब जो है कर और गैर कर प्राप्तियां दोनों शामिल होती है ना, बताया था मैंने। तो कर और गैर कर प्राप्तियां वहीं ये कम रही, क्योंकि ऑब्वियसली अब देखो लॉकडाउन हो गया, तो लॉकडाउन में जो है कंपनियां खुली नहीं और चीजों का जो विनिर्मित वस्तुओं का विनिर्माण हो नहीं सका। तो ऑब्वियस है कि संसाधन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो वस्तु और सेवा है वो कम गई। जब कम गई तो गैर और मतलब कर और गैर कर से जो संबंधित जो प्राप्तियां थी, रिसीट थी, वो स्वतः कम हो गई। अब जैसे कि मैंने इसमें से ये बताया था कि इसमें कर से संबंधित बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। गैर कर से संबंधित जैसे जुर्माना उर्माना, ये सारी चीजें ये स्वतः कम हो गई। तो कोविड-19 पेंडेमिक के चलते ये जो प्राप्तियां हैं वो कम हो गई। वहीं आप देखोगे स्वास्थ्य सेवाओं में भोजन और आजीविका को सहारा देने के लिए जो खर्चा है वो ऊपर से बढ़ गया। खर्चा है वो ज्यादा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ऑब्वियसली बढ़ गया। और ये इसमें क्या है, ये मुख्यतः उपभोग के तौर पे उपयोग किया जाता है, इससे किसी प्रकार की परिसंपत्ति का जन्म नहीं होता, तो वैसा व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। तो भाई खर्चा बढ़ गया, प्राप्तियां कम हो गई, तो आप मुझे बताओ कि राजस्व घाटा जो है, रेवेन्यू डिफिसिट, वो कम होगा या ज्यादा होगा? ऑब्वियसली वह क्या होगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। तो इसी कारण से जो राजकोषीय घाटा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान में 2.7% की अपेक्षा थी। वही बजट 2021-22 में जो संशोधित, ये ध्यान रखिएगा, बजट अनुमान था 2.75 का, कि इतना अनुमान लगाया गया था। वहीं 2021-22 में संशोधित अनुमान कितना रहा, 7.5। अंदाजा लगाओ क्यों, इस वजह से ये जो व्यय क्यों बढ़ गया भाई, ये स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, ये कोविड-19 का भी एक इशू था, ठीक है, क्योंकि खर्चे ज्यादा हो गए, प्राप्तियां कम हो गई। साथ में देखोगे वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजस्व घाटा जीडीपी का अगले वर्ष, ठीक है, यानी जो मतलब राजस्व घाटा अनुमान लगाया जाता है कि भाई ये 5.1% के आसपास रहेगा, लेकिन बस ये अनुमान है, इससे पूरा नहीं किया जा सकेगा। सेकेंड वेव ने और ज्यादा चीजों को बहुत डाइसी बनाया और बहुत ही क्रिटिकल बनाया, और थर्ड वेव भी वैसी है। तो इस वजह से आप देखोगे कि इसमें से प्रॉपरली ये जो अनुमान है, ये सिर्फ अनुमान समझ के चलिए, और अगली बार जो आपको मैं डेटा पढ़ाऊंगा तो ये जो डेटा होगा यही लिखा होगा कि जो अनुमान 5.1 से बढ़ करके 12 के समथिंग आसपास चला गया है, 12 के आसपास समथिंग चला गया है, ऐसे पढ़ाऊंगा। एग्जैक्टली 12 मैंने एग्जाम्पल दिया है, जरूरी नहीं कि 12 हो, ठीक है। अब राजस्व घाटे का इतना अधिक किस बात को प्रदर्शित करता है, सरकार की राजस्व प्राप्तियां, जो सरकार की कमाई है, राजस्व कमाई है, वो सरकार के जो राजस्व व्यय से काफी कम है, मतलब उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो राजस्व घाटा बढ़ता है। सरकार उपभोग के उद्देश्य से पैसा लेती है, और यह उपभोग के उद्देश्य से अगर सरकार पैसा लेती है तो ये किसी भी सरकार के लिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बुरा संकेत है, अच्छा संकेत नहीं है। ऐसे समझो कि आप पापा से बोले कि हमें 10,000 रुपया दे दो, पापा बोलेगी ठीक है कोई बात नहीं, ले लो 10,000 रुपया। अब चलो 10,000 थोड़ी से कम है, चलो मान लो कि 10 लाख मान लो,
पापा बोले कि ठीक है ले लो, कोई बात नहीं है। और आप इस 10 लाख में मतलब उपभोग कर लिया, आपने पी लिया, लेकर पी लिया मान लो, ठीक है। आपने इसका मतलब गलत तरीके से यूज किया, खा लिया, ठीक है, खा लिया। और इसका अलग मतलब बहुत ही अजीब तरीके से यूज किया, मतलब इसका कायदे से कहो उपभोग कर लिया। और क्या कर लिया भाई, उपभोग कर लिया। और ये 10 लाख रुपया साल भर के लिए नहीं हुआ, तो आपने क्या किया, और किसी से मंगा लिया 10 लाख रुपया। चलो अपने रिश्तेदार किसी से मंगा लिया, तो ये जो 10 लाख रुपया है मान लो, और पापा का और ये टोटल मिला करके, चलो ये तो मान लो आपकी संपत्ति हो गई, लेकिन ये जो 10 लाख रुपया आपने रिश्तेदार से मंगाया, तो आपके खर्चे नहीं पूरे हो पाए, तो मतलब ये क्या है, आपका घाटा है। ये क्या है, आपका घाटा है। इससे क्या होंगे, पापा बहुत बिगड़ेंगे, बोलेंगे कि ये भाई आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप ऐसा कर रहे हो। लेकिन वहीं आप देखो जरा कि इस 10 लाख रुपया आपने पापा से बोला कि पापा हमें 10 लाख रुपया दे दो, और हमारे पास कुछ है, कुछ हम दोस्तों से मंगा करके हम दिल्ली में फ्लैट ले लेंगे। तो पापा बोलेंगे ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है। क्यों, फ्लैट आपको कल जाके रिटर्न देगा, फ्लैट आपको कल जाके रिटर्न देगा। इस वजह से आपने परिसंपत्ति खरीदी है यहाँ, मतलब आपने ऐसा खर्च किया है जिससे परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अभी अभी आगे मतलब ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, लेकिन याद दिलवा रहा हूं। तो पापा इससे नहीं बिगड़ेंगे। तो कहा जाता है, गोल्डन रूल यही कहा जाता है कि भाई राजस्व घाटे को आप क्या कर दो, जीरो कर दो। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण, फिस्कल कंसोलिडेशन का स्वर्णिम नियम, गोल्डन रूल ऑफ बजटिंग ये कहता है कि राजस्व घाटे को शून्य किया जाना चाहिए। और अगर आप पैसा कहीं से उधार लेके आ रहे हो, तो वो सिर्फ पैसा पूंजी निर्माण के लिए ही होना चाहिए, वो सिर्फ पैसा पूंजी निर्माण के लिए ही होना चाहिए। तो ये आपने चीजों को देखा। तो ये भैया रहा राजस्व घाटा। ओके, इसके बाद जो है कल हम आपको प्राइमरी डिफिसिट्स पढ़ाएंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ गई हों। तो थैंक यू वेरी मच।